हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेलवेदा। मेरा नाम तनीषा है और मैं यहाँ आपको CSIR नेट जून 2026 एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने कार्डियक साइकिल का पार्ट 1 पढ़ाया था। इस वीडियो में मैं उसका पार्ट 2 पढ़ाऊँगी और जो मेरे टॉपिक हैं, आर टुडेज टॉपिक इज़ SA नोड, रिसेप्टर्स एंड द ECG। ये जो मैंने 3 टॉपिक बताए, ये तीनों टॉपिक कार्डियक साइकिल के लिए 3 पिलर्स की तरह काम करते हैं। ठीक है। द स्पार्क यानी कि इंटरनल कंडक्शन सिस्टम, ऐसे नोड जो कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का काम करता है। इट हैज़ ऑटो रिदमिसिटी। एंड द सेकेंड वन इज़ मॉड्यूलेटर्स जो कि एक्सटर्नली रेगुलेट करते हैं हार्ट बीट को और अपनी कार्डियक साइकिल को। एंड द थर्ड वन इज़ द आउटपुट ECG, जिससे अपन को वेव्स मिलती है, अपन को पता पड़ता है अकॉर्डिंग टू द वेव्स वी कैन इजीली फाइंड आउट कि अपनी हार्ट बीट सही है या नहीं, अपने हार्ट में कोई डिजीज़ है या नहीं, कोई फेलियर है या नहीं, इससे अपन पता कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं ऐसे नोड की, जिसको अपन बोलते हैं द नेचुरल पेस मेकर। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड मास ऑफ मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर्स। जो कार्डियक मसल्स के जो फाइबर्स है उनका एक मास यानी कि उनका एक गुच्छा, जिसे अपन ऐसे नोड बोलते हैं, और इट इज़ मॉडिफाइड। अब इसे मॉडिफाइड क्यों कहते हैं वो आप नेक्स्ट पॉइंट्स में पता करेंगे। लोकेटेड इन द राइट एट्रियल वॉल, आपको इसकी लोकेशन डायग्राम में दिख रही होगी, ये राइट एट्रियल वॉल में लोकेटेड है। एंड इट इज़ स्पेशलाइज्ड मास ऑफ मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर्स। अभी मॉडिफाइड क्यों है? क्योंकि ये रिथमिक इम्पल्स जनरेट कर सकता है ऑटोमेटिकली या स्पॉन्टेनियस, खुद का ऑटोमेटिकली ये रिथमिक इम्पल्स या फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। इसलिए इसे मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर का स्पेशलाइज्ड मास भी कहा गया है। सो इट कंट्रोल्स बेस हार्ट रेट, कि जो अपनी हार्ट रेट होता है उसे भी कंट्रोल करता है। अब इसके पास ऑटोमेटिसिटी पाई जाती है। ऑटोमेटिसिटी क्या है? सो नॉर्मल कार्डियक जो मसल्स होती है उन्हें स्टिमुलस की ज़रूरत होती है टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। ओके। बट जो ऐसे नोड है उन्हें किसी स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती। दे लैक अ ट्रू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उनके पास, जैसे कि अपनी जो नॉर्मल बॉडी की सेल है, उनके पास एक खुद का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है विच इज़ -70 मिलीवोल्ट। पर ऐसे नोड के पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं होता। क्यों? अगर ऐसे नोड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा उसके पास तो आप रेस्ट इन पीस हो जाओगे, यानी कि आपका हार्ट बीट करना स्टॉप कर देगा, ब्लड को पंप करना स्टॉप कर देगा, तो आप रेस्ट इन पीस हो जाओगे। तो अगर ऐसे नोड के पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा तो यू विल बी इन रेस्ट इन पीस। ओके। तो ऐसे नोड के पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं होता, वो कंटिन्यूसली एक्शन पोटेंशियल और वी कैन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर सकता है टू कंट्रोल द हार्ट रेट। ओके। सो इट क्रिएटिंग अ कंटिन्यूस पेस मेकर पोटेंशियल। तो ये बात ध्यान रखनी है कि ऐसे नोड के पास ट्रू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं होता। अगर वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे होगा तो आपका हार्ट बीट नहीं करेगा, आपका हार्ट फंक्शनिंग नहीं करेगा, जिससे आपकी डेथ हो सकती है। यू विल बी इन रेस्ट इन पीस। ओके। नेक्स्ट, आयनिक बेसिस ऑफ ऐसे नोड, कि कैसे ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ आयन। तो उसका एक ग्राफ दे रखा है। सबसे पहले फेज फोर्थ, जिसे अपन बोलते हैं पेस मेकर पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसमें जो अपनी ऐसे नोड है उसकी सेल्स स्लोली डीपोलराइज होती है बाय द हेल्प ऑफ फनी चैनल्स। अब इन्हें फनी क्यों बोलते हैं? ये फनी इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि ये रीपोलराइजेशन जो फेज होती है उसके बिल्कुल एंड में ओपन होते हैं। हमेशा अपन ने देखा है कि जो सोडियम चैनल्स है उनकी वजह से डीपोलराइजेशन होता है। ठीक है। बट इन द केस ऑफ ऐसे नोड जो डीपोलराइजेशन है वो कैल्शियम चैनल की वजह से होता है। ओके। कैल्शियम चैनल जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डीपोलराइजेशन ऑफ SA नोड, क्योंकि जो सोडियम चैनल है वो फेज 4 यानी कि बिल्कुल एंडिंग में जनरेट होते हैं, बिल्कुल एंडिंग में ओपन होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं फनी चैनल्स, या फिर इसे अपन HCN गेटेड चैनल भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, सोडियम धीरे धीरे एंट्री लेता है, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन का अपन बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग होती है उसकी। ओके। फिर उसके बाद T टाइप के कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं, जिससे जो थ्रीशोल्ड तक पहुंचता है, जो अपना एक्शन जो अपना डीपोलराइजेशन है उसके अंदर थ्रीशोल्ड तक पहुंचाने के लिए T टाइप चैनल जो कैल्शियम के चैनल है वो ओपन होते हैं। उसके बाद L टाइप चैनल ओपन होते हैं जो कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं विच इज़ फेज 0।
जो कि डीपोलराइजेशन की फेस है, इसमें एल टाइप के कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम का बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में इन्फ्लक्स होता है और रैपिड डीपोलराइजेशन होता है। उसके बाद अपनी आती है फेज 3, जिसको अपन बोलते हैं रीपोलराइजेशन की फेज, जिसमें पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं और पोटेशियम बाहर भेजा जाता है आउटसाइड द सेल टू बिकम इट रीपोलराइज। ओके, मेम्ब्रेन को रीपोलराइज करने के लिए वही पोटेशियम चैनल, जो अपने हमेशा से पोटेशियम चैनल ही बाहर भेजे जाते हैं, तो इसके अंदर बस इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि जो डीपोलराइजेशन है वो कैल्शियम चैनल की वजह से हो रहा है, और वो भी इंपॉर्टेंटली एल टाइप चैनल। इसके अंदर सोडियम का कोई रोल नहीं है फॉर डीपोलराइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पार्ट सी में स्टेटमेंट वाइज पूछ लिया जाता है, या फिर पार्ट बी में भी पूछ लेते हैं कि ऐसे नोड के अंदर डीपोलराइजेशन कौन से चैनल की वजह से होता है। एंड योर ऑप्शंस आर ए सोडियम चैनल, बी टी टाइप चैनल, सी एल टाइप चैनल एंड डी के पोटेशियम चैनल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एल टाइप चैनल। उसकी वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है और मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है। अब आप देख सकते हैं कि पेस मेकर्स जो है, अपने जो पेस मेकर जो अपने हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं, पहला है एस ए नोड, जो कि 70 से 80 बीट पर मिनट तक जनरेट कर सकता है। सेकंड एवी नोड, अगर कई बार एस ए नोड में कोई ब्लॉकेज होता है तो एवी नोड उसको कंपेंसेट कर सकता है और ये 40 टू 60 बीट्स पर मिनट जनरेट करता है। थर्ड वन इज पुरकिंजी फाइबर, जिससे 15 टू 40 बीट्स पर मिनट जनरेट होती है। ओके, अब आप देखिए द रूल ऑफ ओवरड्राइव सप्रेशन, द फास्टेस्ट स्ट्रक्चर डोमिनेट्स, बिकॉज एस ए नोड जो होता है वो फास्टेस्ट जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल को, और इट रीसेट द स्लोअर टिश्यू बिफोर दे कैन रीच देयर ओन थ्रीशोल्ड। जैसे एवी नोड अपने थ्रीशोल्ड तक पहुंचेगा, उससे पहले ही एसए नोड एवी नोड को एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा। ठीक है, तो एसए नोड वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हाईएस्ट पेस मेकर सेल है ये। अब आप पाथवे देखते हैं कि कैसे हार्ट के जो एसए नोड ने जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया है या जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट किया है वो पूरे हार्ट में कैसे फैलता है या उसका पाथवे क्या है। तो सबसे पहले एस ए नोड, जो कि स्पॉन्टेनियसली अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, वहाँ से एट्रियल मसल्स या फिर बैचमेंस बंडल जिसको बोलते हैं, उधर अपने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आते हैं, वहाँ से एवी नोड के पास आते हैं एट्रोवेंट्रिकुलर नोड। उसके बाद बंडल ऑफ हिज, जो कि ओनली इलेक्ट्रिकल कनेक्शन अक्रॉस फाइब्रस स्केलेटन, जो हार्ट का फाइब्रस स्केलेटन है उसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो है वो बंडल ऑफ हिज है। बंडल ऑफ हिज आगे जाके दो बंडल ब्रांच में डिवाइड होते हैं, जिसको बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, जो कि अपने राइट एट्रियम और वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के टुवर्ड्स जाते हैं। नेक्स्ट बंडल ब्रांच से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो पुरकिंजी फाइबर्स पे आता है एंड देन वेंट्रिकुलर मसल। जो बंडल ऑफ हिज है वो डायरेक्टली वेंट्रिकुलर मसल्स में भी ट्रांसफ़र कर सकता है। अब आप इसकी लोकेशन देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे, आप देखिए एक एक की लोकेशन। एस ए नोड पे जनरेट हुआ, एस ए नोड से ये आता है एवी नोड या फिर एवी नोड से जाएगा बंडल ऑफ हिज में, बंडल ऑफ हिज इसे राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच में पहुंचाएगा एंड देन ये पुरकिंजी फाइबर्स। आप इजीली इस डायग्राम में इन सबका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्रूशियल कंडक्शन चेक पॉइंट। अब एक तरफ तो ये थोड़ा धीरे चलता है कंडक्शन और दूसरी तरफ ये फास्ट चलता है। तो जहाँ पे धीरे चलता है जिसको हम बोलते हैं डिले, तो ये एवी नोड में थोड़ा सा डिले चलता है। क्यों? क्योंकि एवी नोड जो होता है एट्रिया को फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड द वेंट्रिकल्स, ताकि वो एट्रिया को तो फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट करता है, तभी तो एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो रिमेनिंग 20-30% जो ब्लड था वो वेंट्रिकल्स में जाता है, जो अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो उसके अंदर एवी नोड जो होता है वो एक्शन पोटेंशियल के लिए हेल्पफुल होता है फॉर एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो उसके बाद इसमें एट्रियम फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट होता है और वेंट्रिकल्स कम्प्लीटली फिल करना होता है। इस चक्कर में इधर एवी नोड का डिले हो जाता है फॉर 0.1 सेकेंड। और दूसरी चीज़, एट्रियम से वेंट्रिकल में आने के अंदर थोड़ा सा डिले होता है। क्यों? क्योंकि गैप जंक्शन प्रेजेंट नहीं होते। एस ए नोड के पास खुद के गैप जंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू ये इजीली इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को पहुंचा देता है, लेकिन एवी नोड के पास गैप जंक्शन प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए भी यहाँ पे डिले होता है। तो पार्ट बी में अगर तो पूछा जाए कि एवी नोड में डिले क्यों होता है, तो इसका एक आंसर गैप जंक्शन हो सकता है क्योंकि इसके पास गैप जंक्शन प्रेजेंट नहीं होते, और दूसरा आंसर ये हो सकता है कि एट्रियम फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट होता है और वेंट्रिकल को कम्प्लीटली फिल करना होता है। तो इस प्रोसेस में 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है, जिसकी वजह से एवी नोड में डिले आता है। सेकेंड फास्टेस्ट पुरकिंजी फाइबर्स होते हैं, वो फास्टेस्ट ट्रांसफ़र करते हैं। कैसे?
क्योंकि इसके अंदर जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होके बस ब्लड को इजेक्ट करना होता है, तो ये साइमल्टेनियसली काम करता है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और ब्लड सप्लाई भी होता है, ब्लड इजेक्ट भी होता है, तो ये काम साइमल्टेनियसली होने की वजह से पुरकिंजी फाइबर्स जो होते हैं वो फास्टेस्ट ट्रांसफ़र करते हैं। अब आप पूरा एक एक्शन पोटेंशियल देखिए, वेंट्रिकुलर जो मायोसाइट जो यानी कि वेंट्रिकुलर जो मसल्स है उनके अंदर कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो उसका पूरा एक ग्राफ है। फेज़ नंबर 0 से अपन स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर रैपिड डीपोलराइजेशन होता है, फास्ट सोडियम इन्फ्लक्स। ओके, अब जैसे यूजुअली डीपोलराइजेशन में सोडियम का रोल होता है, तो इसमें भी वेंट्रिकल्स का जो एक्शन पोटेंशियल है उसमें सोडियम का रोल है, फास्टली सोडियम का इन्फ्लक्स होता है। फिर फेज़ 1 आती है जिसमें इनिशियल रीपोलराइजेशन किया जाता है, यानी कि K+ को बाहर भेजा जाता है। फिर ये जो प्लेटिव फेज़ है, जो थोड़ी सी सेकंड आपकी जो मार्क करा हुआ है, इसको बोलते हैं प्लेटिव फेज़ या फेज़ 2, जिसके अंदर कैल्शियम का इन्फ्लक्स किया जाता है ताकि ज़्यादा पोटेशियम अगर बाहर चला जाए तो मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइजेशन स्टेट में ना चली जाए, इसलिए कैल्शियम को इन्फ्लक्स कराया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्लेटिव फेज़। ठीक है, फिर फेज़ 3 जिसके अंदर रीपोलराइजेशन होता है कि पोटेशियम को बाहर भेजा जाता है। नेक्स्ट अपना फेज़ 4 जिसको हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम ATPase। अब ये जो प्लेटिव फेज़ का रोल क्या है, ये आपको एक छोटे स्टिकी नोट्स में दे रखा है कि इट क्रिएट्स अ वेरी लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, जिसके अंदर अपन दूसरा जो एक्शन पोटेंशियल है वो, इसके भी रिफ्रैक्टरी पीरियड के 2 पार्ट होते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और एंड द सेकेंड वन इज रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड है उसके अंदर अपन कितना ही स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दो, दोबारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा अंटिल सेल का जो मेम्ब्रेन है वो रेस्टिंग पोटेंशियल तक ना पहुँचे। लेकिन जो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है, अगर उसके अंदर अपन उस प्रोसेस के अंदर अगर अपन स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस देते हैं तो दोबारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के चांसेस होते हैं। तो जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है बेसिकली वो दोबारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट ना हो विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस, तो उसको रोकता है। ठीक है, और ये वाला जो एक्शन पोटेंशियल है वो कंप्लीट हो, इसलिए ये इसको काम करता है। तो इसके अंदर जो प्लेटिव फेज आती है, जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, वो बैलेंस बनाने का काम करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक साइकिल एंड ECG डायनामिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे रिसेप्टर्स की दैट रेगुलेट कार्डियक साइकिल। तो 2 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, फर्स्ट इज़ बेरो रिसेप्टर एंड द सेकेंड वन इज़ कीमो रिसेप्टर्स। बेरो रिसेप्टर्स जो कि प्रेशर ट्रैक करते हैं, यानी कि ये प्रेशर सेंसिटिव होते हैं, जबकि कीमो रिसेप्टर्स एक केमिकल को ट्रैक करते हैं, यानी कि ये केमिकल को सेंस करते हैं। ओके, दीज सिस्टम्स वर्क कंटिन्यूसली। ये दोनों सिस्टम मिलके काम क्या करते हैं, टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सप्लाई एंड CO2 बैलेंस। ओके, अब आप एक पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसमें मेडुला ऑब्लिगांटा जो कि कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है, कैरोटिड साइनस एंड कैरोटिड बॉडी जो कि मेडुला ऑब्लिगांटा से कनेक्ट है वाया ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। ओके, जबकि अरोटिक आर्क एंड अरोटिक बॉडी कनेक्टेड है वाया वेगस नर्व। ओके, अब अपन बात करते हैं बेरो रिसेप्टर की, द प्रेशर सेंस। अब बेरो रिसेप्टर होते क्या है, व्हाट आर दे आर स्ट्रेच सेंसिटिव मैकेनो रिसेप्टर। स्ट्रेच सेंसिटिव मैकेनो रिसेप्टर का क्या मतलब होता है, जो आर्ट्रियल की जो वॉल होती है उनके अंदर जब स्ट्रेच होता है बिकॉज ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, तो ये सेंसिटिव होते हैं, स्ट्रेच को सेंस करते हैं। ठीक है, तब ये एक्टिवेट होते हैं और ये करते क्या है, व्हाट डू दे डिटेक्ट चेंजेस इन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ब्लड की वॉल्यूम बढ़ेगी, ब्लड की वॉल्यूम बढ़ेगी तो आर्टरीज की जो वॉल है वो ज़्यादा स्ट्रेच होगी, तो ज़्यादा स्ट्रेच होने की वजह से बेरो रिसेप्टर क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। अब ये करते क्या है, द गोल रैपिड रेगुलेशन टू प्रिवेंट सडन फ्लक्चुएशंस एंड मेंटेन सेरिब्रल ब्लड फ्लो। पूरे ब्लड फ्लो को, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम कौन करता है, बेरो रिसेप्टर। अगर इनमें कोई सडन फ्लक्चुएशन आता है, जैसे ब्लड प्रेशर सडनली बढ़ जाए या ब्लड प्रेशर सडनली लो हो जाए, तो उन्हें मेंटेन करने का काम कौन करता है, बेरो रिसेप्टर। अब बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स बढ़ेंगे विच करेक्ट हाई ब्लड प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल स्टिमुलस है जिसमें अपन ने देखा कि इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से आर्टरीज की जो वॉल है उनमें स्ट्रेचिंग होने लगी, जिससे बेरो रिसेप्टर सेंस करेंगे या स्टिमुलेट होंगे स्ट्रांगली, और वो अपने नर्व इम्पल्स भेजेंगे टू द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, जो कहाँ पर है, मेडुला ऑब्लिगांटा में। वो एक कार्डियोवेस्कुलर सेंटर है, वहाँ पे बेरो रिसेप्टर अपने नर्व इम्पल्स भेजेंगे। उसके बाद और किसके थ्रू भेजेंगे,
ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व के थ्रू। ओके, इसके बाद हार्ट रेट जो होगी वो डिक्रीज होगी, जिसको अपन बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट का डिक्रीज होना। हार्ट रेट डिक्रीज होगी, कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा और वैसोडाइलेशन होगा। अब वैसोडाइलेशन का मतलब होता है जो अपनी पेरिफेरल ब्लड वेसल्स यानी जो स्किन की तरफ जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ेगा, जबकि जो कोर ब्लड वेसल्स है जो अपने बॉडी के अंदर पाने वाली जो अंदर की तरफ पाई जा रही ब्लड वेसल्स उनमें ब्लड सप्लाई कम होगा, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ जिससे आर्टरीज की वॉल में स्ट्रेचिंग हुई, जिससे मैकेनो रिसेप्टर यानी कि जो बेरो रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट हुए। उन्होंने अपने नर्व जो इम्पल्स है वो किसे सेंड किए, मेडुला ऑब्लिगांटा को। उसके बाद इफेक्टर के तौर पे क्या हुआ, हार्ट रेट को डिक्रीज किया गया, वैसोडाइलेशन हुआ एंड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ड्रॉप्स। रिस्पॉन्स, ब्लड प्रेशर जो होगा रिटर्न्स टू नॉर्मल। हाई ब्लड प्रेशर जब होगा तब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी काम करेगी। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो कि एसिटाइल कोलिन रिलीज कर रहा था वो एक ब्रेकर की तरह काम करेगा और हार्ट रेट और कंट्रैक्टिलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था विच इज़ पार्ट 1 ऑफ कार्डियक साइकिल। ठीक है, अब अगर लो ब्लड प्रेशर होगा तो बेरोरिसेप्टर कैसे काम करेंगे। जब लो ब्लड प्रेशर से क्या होगा कि जो बेरो रिसेप्टर की फायरिंग है वो कम हो जाएंगे, नहीं बेरो रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होंगे। उन्हें एक्टिवेट करने के लिए थ्रीशोल्ड प्रेशर होता है। ठीक है, तो जब भी ब्लड प्रेशर हाई होता है और वो एक थ्रीशोल्ड को क्रॉस कर जाता है तब सारे बेरो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। पर अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो बेरो रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होंगे, तो जो कंट्रोल सेंटर है मेड्यूला वो क्या करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। अब हार्ट रेट इंक्रीज इसको बोलते हैं टैकीकार्डिया। क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया। जब हार्ट रेट डिक्रीज हो रही थी इज नोन एज ब्रेडिकार्डिया, और जब हार्ट रेट इंक्रीज होगी दैट विल नोन एज टैकीकार्डिया। इससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा और वैसो कंस्ट्रक्शन होगा। अब वैसो कंस्ट्रक्शन का मतलब है जो अपनी स्किन की तरफ जो ब्लड वेसल्स यानी जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स है उनमें ब्लड वॉल्यूम यानी ब्लड सप्लाई को कम किया जाएगा, जबकि जो अपनी कोर बॉडी की ब्लड वेसल्स है उनमें ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाया जाएगा ताकि ब्लड प्रेशर क्या हो, इंक्रीज हो। और इसके अंदर क्या होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन को रिलीज करता है, और ये जो होते हैं एक्सीलेटर की तरह काम करते हैं और हार्ट रेट और कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो जब हाई ब्लड प्रेशर होगा तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा, जबकि लो ब्लड प्रेशर के अंदर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा। गॉट इट। अब इसके अंदर एक क्लिनिकल कोरिलेशन भी है विच इज़ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक आदमी बैठा है, बैठते ही जैसे वो खड़ा होता है तो व्हेन अ पर्सन स्टैंड सडनली, जब वो सडनली खड़ा होगा तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे से घट जाएगा। अब नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होगा कि बेरो रिसेप्टर उसे फटाफट ब्लड प्रेशर को रीस्टोर कर लेगा। ठीक है, काम ही है ये बेरो रिसेप्टर का। लेकिन अगर बेरो रिसेप्टर के अंदर कोई भी फेलियर यानी कि वो काम नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से जो आदमी एकदम से खड़ा हुआ है उसे फेंटिंग यानी चक्कर आना फील होगा। ठीक है, तो ऐसी को इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कीमो रिसेप्टर्स की, द केमिकल सेंसर। अब कीमो रिसेप्टर्स दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर एंड द सेकंड वन इज सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स। जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं इनकी लोकेशन है कैरोटिड बॉडी एंड अरोटिक बॉडी। ओके, एंड ये किससे स्टिमुलेट होते हैं, O2 के डिक्रीज होने से। जब O2 का लेवल डिक्रीज होगा कंडीशन नोन एज हाइपोक्सिया, या फिर CO2 का लेवल बढ़ेगा कंडीशन नोन एज हाइपर कैपनिया, और जब pH डिक्रीज होगा। ओके, ऐसी कंडीशन में पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे या स्टिमुलेट होंगे। नेक्स्ट सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, इनकी लोकेशन क्या होती है, मेड्यूला ऑब्लिगांटा, और ये कब स्टिमुलेट होते हैं, हाइपर कैपनिया से यानी कि CO2 की हाई कंसंट्रेशन से और प्रोटॉन की हाई कंसंट्रेशन से इन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो या फिर प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जिसकी वजह से pH डिक्रीज होती है तब सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। ये डायरेक्टली O2 से सेंसिटिव नहीं होते। ओके, बॉटम लाइन, दे रेगुलेट हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट एंड वेस्कुलर टोन बेस्ड ऑन ब्लड केमिस्ट्री। अब कीमो रिसेप्टर काम कैसे करते हैं, सपोज कि अगर O2 का लेवल कम है यानी कि हाइपोक्सिक कंडीशन है, हाइपोक्सिया का मतलब होता है O2 का लेवल कम, हाइपो का मतलब कम और ऑक्सिया का मतलब ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। ओके, जब O2 का लेवल डिक्रीज होता है तो अपने पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं,
जो अपने नर्व इम्पल्स किसको भेजते हैं, सेम मेडुला ऑब्लिगांटा को भेजते हैं, जिससे सिंपैथेटिक एक्टिविटी ऑन होती है। अब सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या रिलीज करती है, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, जो कि एक्सीलेटर की तरह काम करते हैं टू इंक्रीज हार्ट रेट एंड कंट्रैक्टिलिटी। जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हार्ट रेट इंक्रीज होगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा और साथ के साथ रेस्पायरेशन रेट इंक्रीज होगी। रेस्पायरेशन रेट इंक्रीज होगी, हम ज़्यादा सांस लेंगे तो ज़्यादा O2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ऐसे ये मेंटेन करता है। इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, डिलीवर मोर ऑक्सीजन टू स्टार्विंग टिश्यू। ऐसे टिश्यूज जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है वहाँ पे प्रॉपर एक ऑक्सीजन का बैलेंस बनाना, वहाँ पे ऑक्सीजन को लोड करना, इसका काम होता है किसका, कीमो रिसेप्टर्स का। नेक्स्ट, कीमो रिसेप्टर का एक्शन ड्यूरिंग करेक्टिंग हाइपरकैप्निया। हाइपरकैप्निया का मतलब होता है हाई CO2। जब CO2 का लेवल बढ़ता है इन द ब्लड और सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड तो क्या होंगे, या तो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे अगर ब्लड में बढ़ेगा CO2 का लेवल, और अगर CSF यानी सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड में CO2 का लेवल बढ़ेगा तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे। इससे क्या होगा कि हार्ट रेट को रेस्पायरेटरी रेट को इंक्रीज़ किया जाएगा। रेस्पायरेटरी रेट को इंक्रीज़ करेंगे तो CO2 ज़्यादा बाहर निकलेगा। CO2 ज़्यादा बाहर निकलेगा तो CO2 का लेवल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और इससे एक और काम होगा, इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ किया जाएगा। टारगेटेड वेसो कंस्ट्रिक्शन। अब वेसो कंस्ट्रक्शन का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया, पेरिफेरल जो अपनी ब्लड वेसल्स है उनको कंस्ट्रक्ट करके उनमें ब्लड वॉल्यूम को कम किया जाएगा, जबकि कोर बॉडी में ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाया जाएगा। इससे क्या होगा, लंग्स की तरफ ब्लड को ज़्यादा ट्रांसफ़र किया जाएगा। लंग्स क्या करेंगे, ऑक्सीजनेट करेंगे ब्लड को। जितना ज़्यादा वो ब्लड ऑक्सीजनेट करेंगे उतना ज़्यादा CO2 की वॉल्यूम क्या होगी, कम होगी, और उतना ज़्यादा CO2 क्या जाएगा, बाहर जाएगा। ओके, ऐसे हाइपरकैप्निया की सिचुएशन को करेक्ट किया जाता है। अब अपन बात करते हैं बेरो रिसेप्टर कीमो रिसेप्टर के इन द समरी वे। ओके, तो बेरो रिसेप्टर स्टिमुलस क्या है, ब्लड प्रेशर और स्ट्रेचिंग। कीमो रिसेप्टर का स्टिमुलस क्या है, O2, CO2 एंड pH। बेरो रिसेप्टर कौन से टाइप ऑफ रिसेप्टर्स है, दे आर द मैकेनो रिसेप्टर्स एंड द कीमो रिसेप्टर्स आर द टाइप ऑफ केमिकल रिसेप्टर। इनका मेन फंक्शन क्या है, बेरो रिसेप्टर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, जबकि कीमो रिसेप्टर गैस और pH को रेगुलेट करते हैं। इनकी लोकेशन बेरो रिसेप्टर कैरोटिड साइनस एंड अरोटिक आर्क में प्रेजेंट होते हैं, जबकि कीमो रिसेप्टर्स कैरोटिड बॉडी, अरोटिक आर्क एंड मेडुला ऑब्लिगांटा में प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्स, बेरो रिसेप्टर हार्ट रेट को ऑल्टर करते हैं, यानी कि अगर वो इंक्रीज़ है तो उसे डिक्रीज़ करेंगे, डिक्रीज़ है तो उसे इंक्रीज़ करेंगे, और वेसल के डायमीटर पे काम करते हैं। जबकि कीमो रिसेप्टर हार्ट रेट को ऑल्टर करते हैं, साथ में रेस्पायरेशन रेट को भी ऑल्टर करते हैं। नेक्स्ट, और आज का लास्ट टॉपिक विच इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG। डेफिनेशन क्या है, अ ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको ग्राफ में कन्वर्ट करना ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसकी 4 वेव मैंने बताई है, P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स, T वेव और समटाइम्स U वेव। अब अपन बात करते हैं P वेव एंड PR इंटरवल की। P वेव जो कि आपको ये येलो हाईलाइट की हुई है, P वेव जो कि किसको रिप्रेजेंट करती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन को। P वेव जो है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, जो कि 0.1 सेकेंड के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन स्प्रेड्स फॉलोड बाय एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जबकि जो PR इंटरवल है, PR इंटरवल क्या होता है, टाइम फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ PR इंटरवल में अपन P वेव को लेंगे और R वेव का जो बिगनिंग है उस तक लेंगे। ठीक है, विच इज़ 0.12 टू 0.20 सेकेंड। इसके अंदर जो इम्पल्स है वो ऐसे नोड से AV नोड और AV नोड से बंडल ऑफ हिस तक जाती है, तो अपन को ये मिलता है। अब रेड फ्लैग्स, अगर अपन को P वेव ज़्यादा लंबी दिख रही है तो इसका मतलब जो अपना एट्रियल है, यानी कि जो अपना एट्रियम है उसके अंदर इनलार्जमेंट हुआ है। P वेव एट्रियम के डीपोलराइजेशन को बता रही है। तो अगर एट्रियम लार्ज यानी कि उसके अंदर कुछ इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, वो बढ़ जाएगा, तो उसका डीपोलराइजेशन डिले होगा। अब वो डीपोलराइजेशन डिले होगा तो P वेव भी क्या होगी, लंबी आएगी। तो अगर टॉल P वेव आ रही है इसका मतलब एट्रियम के अंदर इनलार्जमेंट देखने को मिला। एब्सेंट P वेव, अगर P वेव नहीं है तो इसका मतलब एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ है। एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब होता है कि जो हार्ट बीट है वो इम्प्रॉपर चलती है, यानी कि एरिथमिसिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है AV नोड डिले, क्रूशियल टू अलाउ वेंट्रिकल्स टू फिल प्रॉपरली बिफोर कंट्रैक्टिंग। AV नोड में डिले क्यों देखने को मिलता है,
क्योंकि वेंट्रिकल्स जो होते हैं उन्हें प्रॉपरली फिल होना पड़ता है ब्लड से बिफोर कंट्रैक्शन, यानी कि एट्रियम कंट्रैक्ट हो उससे पहले ही 70 to 80% जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में ट्रांसफ़र होता है, इसलिए एवी नोड में डिले देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं QRS कॉम्प्लेक्स की, विच इज़ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। कंप्लीट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को कौन बताता है? QRS कॉम्प्लेक्स। अब इसमें जो Q वेव होती है, इट्स अ स्मॉल डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, ये जो सेप्टल का जो डीपोलराइजेशन होती है उसे बताती है, जबकि R वेव जो होती है इट्स अ मेन वेंट्रल डीपोलराइजेशन की वेव होती है। S वेव डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होता है आफ्टर आर वेव, इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? 0.06 to 0.10 सेकेंड। की कॉन्सेप्ट की इनिशिएट्स वेंट्रिकुलर सिस्टल, व्हाई डोंट वी सी एट्रियल रीपोलराइजेशन। अपन ने एट्रियल का डीपोलराइजेशन तो देखा पी वेव में, पर अपन उसका रीपोलराइजेशन क्यों नहीं देख पाते? इट हैपन्स हेयर, वो होता है लेकिन वो कम्प्लीटली छिप जाता है बाय द मासिव QRS वोल्टेज। जो अपने वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन होता है वो इतना हाई वोल्ट का होता है कि जो एट्रियल का जो रीपोलराइजेशन होता है वो कम्प्लीटली मास्क आउट हो जाता है। अब इसके कुछ रेड फ्लैग्स यानी कि जो क्लिनिकल अलर्ट क्या होते हैं? अगर ब्रॉड QRS है, यानी कि QRS के अंदर जो डिस्टेंस है वो उसकी ज़्यादा है, ब्रॉड है, इसका मतलब बंडल ब्रांच में कोई तो ब्लॉक है और कंडक्शन डिफेक्ट है, यानी कि जो बंडल ब्रांचेस है, जो लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस है, या तो उनमें कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से कंडक्शन सिस्टम जो है वो ब्रेक हो गया है। और अगर हाई QRS का वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हुई है। वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है जब जो वेंट्रिकल्स की जो मसल्स होती है वो हार्ड और थिक हो जाती है, उस कंडीशन को बोलते हैं वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, जिसकी वजह से QRS का वोल्टेज जो होता है वो हाई होता है। अब अपन बात करते हैं ST सेगमेंट या आइसो इलेक्ट्रिक प्लेट्यू, रिप्रेजेंट्स द पीरियड व्हेन वेंट्रिकल्स आर फुल्ली डीपोलराइज्ड। ये वो पीरियड बताता है जब वेंट्रिकल्स फुल्ली डीपोलराइज्ड है और एक आइसो इलेक्ट्रिक फ्लैट लाइन आती है। ठीक है, अगर ST में एलिवेशन दिखता है जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसका मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि हार्ट अटैक के चांसेस है। ओके, अगर ST में डिप्रेशन यानी कि वो नीचे की तरफ जाती है, इसका मतलब इस्चेमिया यानी कि ब्लड फ्लो जो है वो रिस्ट्रिक्ट है, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है हार्ट के अंदर, इसका मतलब ये होता है ST के डिप्रेशन से। तो आपको दोनों चीज़ें डायग्राम में दिख रही होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं T वेव एंड द QT इंटरवल, जिसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर रिकवरी। T वेव जो होता है वो वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन को बताता है। ये थोड़ी सी ब्रॉड अपवर्ड वेव होती है, रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, जिसके अंदर वेंट्रिकल्स अपने रेस्टिंग स्टेट में वापस आते हैं। ठीक है, जबकि ये जो QT इंटरवल है इट्स अ टोटल टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन प्लस रीपोलराइजेशन, यानी कि वेंट्रिकल का जो कंप्लीट एक्शन पोटेंशियल है वो QT इंटरवल बताता है। अब इसमें एक छोटी यू वेव भी आपको दिखाई दे रही होगी, विच इज़ स्मॉल एंड कई बार एब्सेंट भी होती है, पॉसिबली रीपोलराइजेशन ऑफ पुरकिंजी फाइबर्स। जो पुरकिंजी फाइबर्स होते हैं उनके रीपोलराइजेशन की वजह से यू वेव आती है। अब इसके रेड फ्लैग्स क्या है, यानी कि क्लिनिकल अलर्ट क्या है? अगर टी वेव में पीकनेस देखने को मिलती है तो उसकी कंडीशन को बोलते हैं हाइपर कैलेमिया। हाइपर कैलेमिया का क्या मतलब होता है? जब ब्लड के अंदर पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है नॉर्मल से, जब नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन से पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन सडनली ब्लड में इंक्रीज हो जाती है, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर कैलेमिया, जिसकी वजह से अपन को पीक्ड टी वेव देखने को मिलती है। इन्वर्टेड टी वेव, उसका मतलब होता है इस्चेमिया, यानी कि प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। प्रोलॉन्ग्ड QT, अगर QT इंटरवल की जो डिस्टेंस यानी कि वो ब्रॉन्ग यानी कि अपन को ज़्यादा देखने को मिलती है, इसके मतलब डेंजरस एरिथमेसिस, यानी कि जो हार्ट बीट है उसके अंदर एरिथमेसिटी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अपन ये अपना पूरा फ्लो चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो पी वेव है और QRS के बीच का वो एट्रियल के सिस्टोल को बता रहा है, पी वेव की एंडिंग और एस की स्टार्टिंग से पहले एट्रियल सिस्टोल है, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल देख सकते हैं आप कंप्लीट, देन वेंट्रिकुलर कंप्लीट डायस्टोल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑलवेज प्रीसीड्स मैकेनिकल एक्शन, तो आप ये दोनों फेज देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फेज एंड मैकेनिकल फेज। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये अपनी प्रिपरेशन में हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ डू लाइक, हिट कमेंट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। अगर आपको किसी और टॉपिक पे ऐसी वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।